जय हिंद बच्चों। आप लोगों का दूसरा पेपर जो है वो गृह विज्ञान का है। पहला पेपर आप लोगों का हिंदी का बहुत ही इजी था, बहुत अच्छा हुआ होगा। अब दूसरा पेपर भी आपका बहुत अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाए, इसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं, जिनको आप एक बार पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पे सारे बच्चों के बहुत अच्छे अंक आएंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इस वजह जो कम्युनिटी पे हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डालते हैं उनको आप लोग नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे में सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाए हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो आंसर कैसे लिखेंगे। आंसर आप देते नहीं, छोड़ देते हैं क्वेश्चंस, या तो क्या करते हैं गलत आंसर लिख देते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जो है उनके लिए OMR पे आंसर देना है, और जो लिखित वाले प्रश्न हैं वो कॉपी में लिखने हैं। तो लिखित प्रश्न जो है उन पे हमें वीडियो लाए हैं। OMR से संबंधित वीडियो आपको बाद में हम देंगे, तो उसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहला जो प्रश्न है, पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं? बचत का क्या महत्व है? किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बचत या सेविंग कहते हैं। बचत कैसे की जाती है? बचत क्या है? तो बचत क्या है कि जो ज़रूरतों के बाद में जो धन बचता है उसको हम कहते हैं बचत। जो पारिवारिक खर्च के बाद में, व्यय के बाद में जो धन बचता है उसी को कहा जाता है बचत। और इसका महत्व क्या है? एक तो स्वयं के लिए महत्व है, आर्थिक महत्व है। दूसरा, आर्थिक सुरक्षा का महत्व तो ही है। साथ में क्या है कि किसी ज़रूरत पर उसका उपयोग किया जा सकता है। तीसरा फायदा है कि देश के भविष्य के लिए, देश के विकास में भी सहायक है, परिवार के लिए भी सहायक है, देश के लिए भी सहायक है। जैसे हम लोग राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदते हैं तो वहाँ पर पैसा जमा करते हैं, तो देश के काम भी आता है। तो बचत ऐसी चीज़ है जो अपने लिए भी महत्वपूर्ण है और देश के लिए भी महत्वपूर्ण है, परिवार के आकस्मिक खर्च के लिए महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में बचत का बहुत ही महत्व है। नेक्स्ट है, किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है? तो किन साधनों द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है, मतलब जो हम पैसा बचाएंगे उसको कहाँ पर जमा करेंगे? तो इसको जमा करने के मुख्य साधन जो है वो 3 तरह के हैं। एक तो हम कहाँ जमा करते हैं? बैंक में। आमतौर पर बैंक में जो पैसा बचता है वो जमा करते हैं, सेविंग अकाउंट, बचत खाता खोलते हैं। दूसरा, डाकखाने में, डाकखाना। और तीसरा, बीमा। कौन सा बीमा? जीवन बीमा। तो ये 3 साधन हैं जहां पर बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इनके बारे में आप डिटेल लिख सकते हैं, इनकी अलग अलग योजनाएं भी लिख सकते हैं। योजनाओं पर भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे किसान विकास पत्र कहाँ की योजना है, NSC राष्ट्रीय बचत पत्र कौन सी योजना है। तो ये डाकखाने की योजनाओं के बारे में भी पूछ सकते हैं। जीवन बीमा का क्या लाभ है, तो इस पर क्वेश्चंस पूछते हैं। चेक कितने तरह की होती हैं, चेक पर प्रश्न पूछा गया है। बचत खाता जो होता है उसमें पासबुक जो मिलती है और चेक बुक जो पैसा निकालने वाली बुक मिलती है उसमें क्या अंतर है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक बजट क्या है? बजट के मूल सिद्धांत और लाभ लिखे। तो अभी यहाँ पर हम बचत की बात कर रहे थे, बचत को कहते हैं इंग्लिश में सेविंग, और यहाँ पर बात कर रहे हैं बजट। तो बजट जो है, बजट वास्तव में इसको बजट ही कहा जाता है, बजट, बजट ये स्पेलिंग होती है। तो बजट क्या है कि आय व्यय का लेखा जोखा। क्या होता है? आय और व्यय का लेखा जोखा। जो आय है मतलब जो इनकम है, जो आमदनी है उसको कहते हैं आय, और व्यय का मतलब खर्च। तो इसको अगर हम लिखित में उसका रिकॉर्ड रखें तो उसको कहेंगे हम बजट, और परिवार का रखें तो उसको कहेंगे पारिवारिक बजट। दिन का बनाए दिन भर का तो दैनिक बजट कहलाएगा, सप्ताह भर का बनाए तो साप्ताहिक बजट कहलाएगा, महीने भर का बनाए तो मासिक बजट कहलाता है, साल भर का बनाया जाए तो वार्षिक बजट कहलाता है। तो ये बजट कहलाता है। बजट के इस तरह से
कई तरह के बजट बना सकते हैं। बजट के प्रकार भी आता है, तो बजट का जो प्रकार है, एक तो घाटे का बजट हो सकता है कि जितना हम दिखाएं खर्चा आने वाले समय के लिए, उससे कम इनकम है तो घाटे का बजट कहलाएगा। जैसे 10,000 इनकम है, महीने भर के खर्चा आपने लिखा तो 12,000 आ गए तो घाटे का बजट कहलाएगा। लेकिन खर्चा और आमदनी अगर बराबर है तो उसको कहेंगे संतुलित बजट। तो दूसरा प्रकार, पहला हो गया संतुलित बजट, दूसरा घाटे का बजट और तीसरा बचत का बजट। तो 3 तरह के बजट होते हैं। बजट के प्रकार कौन होते हैं? 3 होते हैं, संतुलित बजट और घाटे का बजट और बचत का बजट। और सबसे आदर्श बजट जो होता है, जो सबसे अच्छा जो बजट होता है पूछा जाता है, तो कौन सा होता है? बचत का बजट, जिसमें पैसे हम बचा लें, वो सबसे अच्छा बजट हम मानते हैं। तो बजट के मूल सिद्धांत क्या है कि हमको आय व्यय सब पता होना चाहिए, क्या हमारी आय है, कितनी कहाँ से आय हो रही है, वो सब लिखा जाता है। व्यय कितना खर्चा कर रहे हैं वो सब आप पढ़ लीजिएगा। इसके क्या लाभ हैं डिटेल में सब लिखाया गया है आपको। हमारे दूसरे वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको डिटेल में पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट है अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। तो ये पूरा चैप्टर ही है अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग। इसमें हैजा या जिसको कालरा भी कहा जाता है आमतौर की भाषा में, कालरा या हैजा, विब्रियो कोलरी नामक जीवाणु से कालरा होता है, उल्टी होती है, दस्त होती है, तो ये हैजा, जल की कमी से व्यक्ति मर जाता है। नेक्स्ट है, अगला है टाइफाइड। टाइफाइड को क्या कहते हैं? मियादी बुखार कहा जाता है। बुखार आता है एक निश्चित अवधि तक रहता है, इसलिए इसको मियादी बुखार कहा जाता है। तो टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा ये बीमारी होती है, बहुत ही आमतौर पे होने वाली बीमारी है। तो दूषित जल से फैलने वाली, अगर खराब जल हम पीते हैं, गंदा पानी है जिसमें बैक्टीरिया इसका है, तो बीमारी ये हो जाती है। तीसरा है पेचिस या अमीबाइसिस कहा जाता है, अमीबिए पेचिस कहा जाता है इसको, तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होती है। और चौथी बीमारी जो आपके कोर्स में है वो डायरिया या अतिसार है। बच्चों को ये बीमारी खास तौर से होती है डायरिया, तो ये बच्चों में होने वाली बीमारी है अतिसार, तो इसको डायरिया भी कहा जाता है। बैक्टीरिया से भी हो सकती है, वायरस से भी हो सकती है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो इसका कारण क्या है? इनके कारण हो गए जो बैक्टीरिया हमने आपको बताए हैं, हैजा और टाइफाइड के, पेचिस जो है एंटामीबा प्रोटोजोआ द्वारा होती, और तीसरा जो डायरिया है ये होती है बैक्टीरिया द्वारा या वायरस द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको डिटेल में मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है इसका लक्षण क्या है, कारण आपको बता दिए। तो फैलाव कैसे होता है? जो फैलाते हैं बीमारी को उनको वाहक कहते हैं। तो ये सब बीमारियां मक्खियों द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं या दूषित जल द्वारा फैलती हैं। तो ये हो गया। अगला देखते हैं लक्षण क्या है। लक्षण आपको पता है, लक्षण लिख लेंगे। बचने के क्या उपाय हैं? तो साफ सफाई रखें, मक्खियों से बचें, और अगर बीमारी हो जाती है तो चिकित्सक से उपचार कराएं। तो इसके बारे में डिटेल में आप लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला देखते, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं, उसके बारे में आपको जो भी आता हो आपको समझ के लिखना है। क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं, साफ सुथरा लिखना है, क्रम से सारे क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, संक्रामक रोग क्या है? संक्रामक रोग का मतलब जो बीमारी एक व्यक्ति से या एक जानवर से या एक पेड़ पौधे से दूसरे में फैलती है, तो उसको कहते हैं संक्रामक बीमारी, फैलने वाली बीमारी मतलब। तो फैलने वाली बीमारी जो होती है, जो एक रोगी से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में हो सकती है किसी माध्यम से, हवा के माध्यम से या कीट के माध्यम से, मच्छर के माध्यम से, मक्खी के माध्यम से, तो ये संक्रामक बीमारी कहलाती है। तो संक्रामक बीमारी जैसे आपके कोर्स में काफ़ी बीमारियां, जिसमें कुछ उदाहरण आपको पता है, टीबी या क्षय रोग जिसको कहा जाता है, ट्यूबरक्लोसिस जिसको कहते हैं, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया द्वारा होता है। क्या होता है इसमें? आमतौर पर अगर पूछे किसी से कि टीबी के क्या लक्षण, तो खूब लोग खांसते रहते हैं, दुबले पतले हो जाते हैं। तो टीबी के लक्षण आप लिखेंगे कि लोगों को खांसी आती है, बलगम आता है, खून आ जाता है, कमज़ोर हो जाते हैं लोग, खाना नहीं अच्छा लगता है, बहुत सी चीज़ें आप व्यवहारिक तौर पे लिख सकते हैं। तो ये लक्षण हो जाते हैं। लेकिन इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है जीवाणु, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। चेचक और डेंगू, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस या पीलिया, इनके सबके कारण क्या है? वायरस से। तो इनका हमने आपको अलग से वीडियो बना दिया है, उसको आपको हम डाल चुके हैं, उसको आप डिटेल में देख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिए कि इसके कारण क्या है, जीवाणु है, कवक है या वायरस है। तो आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि
आपके बीमारियां लगभग कोर्स में करीब 20 बीमारियां हैं। तो उसका कारण क्या है, जीवाणु है कि वायरस से बीमारी होती है, वो आपको रटा होना चाहिए। अगला है लक्षण और बचने के उपाय क्या है। तो लक्षण आप बीमारियों को लिख सकते हैं, बचने के उपाय आप लिख सकते हैं डिटेल में। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, कोई भी बीमारी डिटेल में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे देखते हैं, 5वां क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। पर्यावरण एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। तो वातावरण में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो जीवधारियों के लिए और दूसरी जो प्राकृतिक संपदा है उसको नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, तो ऐसे परिवर्तन कहलाते हैं पर्यावरण प्रदूषण। अगर जल में हो तो जल प्रदूषण, हवा में हो तो वायु प्रदूषण, मिट्टी में हो तो मृदा प्रदूषण, आवाज की वजह से हो तो ध्वनि प्रदूषण। तो ये प्रदूषण के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं, प्रकार भी पूछा जा सकता है। और प्रदूषण के कारण क्या है, तो प्रदूषण किन किन कारणों से होते हैं वो आपको डिटेल में लिखना है। वृक्षारोपण से क्या लाभ है, ये भी सवाल पूछा जाता है, उस पर आपको मालूम होना चाहिए। तो प्रदूषण के कारण क्या है वो आपको डिटेल में लिखना है। मानव जीवन पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है प्रदूषण की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अम्ल वर्षा हो रही है और तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, वो सब आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो इसके बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। अगला देखते हैं, भोजन पकाने की प्रमुख विधियों का वर्णन कीजिए। कौन सी विधि सर्वोत्तम है और क्यों। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं कि भोजन हम लोग बना नहीं पाते बल्कि पका पाते हैं। केवल पकाते क्योंकि भोजन कोई चीज़ पकाते हैं उसमें मसाले मिलाते हैं, अच्छे से पका लेते हैं, खाते हैं तो बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो स्वाद उसका बढ़ जाता है और खाना पच जाता है, तो सुपाच्य भोजन हो जाता है। तो भोजन इसीलिए पकाया जाता है। भोजन क्यों पकाया जाता है ये भी सवाल पूछा जाता है। तो भोजन सुपाच्य और स्वादिष्ट बनाने के लिए पकाया जाता है, सारे पोषक तत्व हमको प्राप्त हो जाए इसके लिए पकाया जाता है। तो इसके पकाने की जो प्रमुख विधियाँ हैं उनको आपको लिखना रहेगा और कौन सी विधि सबसे अच्छी है। तो भोजन पकाने की यहाँ पर हम जो 4 विधियाँ हैं उनके बारे में बता रहे हैं, जल्दी से डिटेल आप पढ़ते रहिएगा। पहली विधि है जल द्वारा। तो जल से जो पकाते हैं क्या करते हैं कि उबालने की विधि, कुछ ऐसी विधि इसमें उबालते हैं या धीमी आंच पर पकाते हैं। तो जल द्वारा 2 विधियाँ हैं, इनको हेडिंग डाल के आप डिटेल में लिख सकते हैं। और भाप द्वारा कुछ चीज़ें पकाई जाती हैं, जैसे इडली डोसा पकाया जाता है ना, तो ये सब चीज़ें जो है भाप द्वारा पकाया जाता है। तो भाप द्वारा जो पकाया जाता है, जैसे घरों में जो बनता है कई चीज़ें ऐसी जो भाप द्वारा पकाई जाती हैं, तो भाप द्वारा पकाने की विधि हो गई। अगला है तलने वाली, पूड़ी या जो है पापड़, ये सब तले जाते हैं। तो चिप्स, होली का त्यौहार आ रहा है तो उसमें तलने वाले तेल में जो तला जाता है, तो ये तलने की विधियाँ हो गई। चौथा है गर्म वायु द्वारा। तो अगर सीधे ऐसे गर्म चीज़ पर पकाया जाए तो उसको कहेंगे गर्म वायु द्वारा पकाना, जैसे भूनना। अगर किसी चीज़ को भूना जाए ऐसे ही डायरेक्ट संपर्क में लाके आग के, तो उसको कहेंगे भूनना। जैसे भुट्टा भूनते हैं हम लोग, तो ये भूनने की विधि होगी, सीधे आग के संपर्क में आके भूनते हैं, तो इसको कहेंगे रोस्टिंग। और नेक्स्ट है तंदूर या भट्टी में पकाना। तो इस पर तंदूर या भट्टी में पकाने में को कहते हैं बेकिंग। तो बेकिंग का मतलब कि गर्म वायु के संपर्क में आके कोई चीज़ पकती है। तो पकाने की, भोजन पकाने की इस तरह से 4 विधियाँ मुख्य तौर पे हो गई, जल द्वारा, फिर भाप द्वारा, तलना और गर्म वायु द्वारा। हालांकि आपकी किताबों में कुछ डिफरेंस हो सकता है, आप उस हिसाब से पढ़ लीजिएगा। अब इसमें सबसे अच्छी विधि कौन सी है, वो है भाप द्वारा पकाना। भाप द्वारा पकाने से क्या फ़ायदा है कि भोजन जल्दी पक जाता है, कम ऊर्जा लगती है, कम ईंधन खर्च होता है और साथ में पोषक तत्व उसमें नष्ट नहीं होते हैं। तो पकाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी हो गई, भाप द्वारा। क्यों सबसे अच्छी है, क्योंकि भोजन के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते और कम ईंधन में भोजन पक जाता है, इसलिए भाप द्वारा पकाने की विधि सर्वोत्तम है। ठीक है। अगला है सब्जियों का सूप बनाने की विधि। तो रोगी का भोजन जो होता है, आमतौर पे सूप तो सभी लोग पी सकते हैं, तो सब्जियों को उबाल कर उसमें कुछ और चीज़ें मिला के उसका जो घोल बनाया जाता है वो कहलाता है सूप। तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, कई तरह की सब्जियों का सूप बनाया जाता है, टमाटर, गाजर, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और स्वस्थ व्यक्ति और रोगी के भोजन में क्या अंतर है।
अब स्वस्थ व्यक्ति क्या है, जो सामान्य तौर पे लोग स्वस्थ हैं, कोई बीमारी नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति है, तो उनको जो भोजन दिया जाता है उसमें और बीमार लोगों के भोजन में अंतर होता है। बीमार व्यक्ति का भोजन कैसा होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए और ऐसा भोजन होना चाहिए जो आसानी से पच जाए, हल्का भोजन होना चाहिए। तो रोगी का भोजन इस तरह से होना चाहिए। और ख़ास बीमारियों में खास तरह का भोजन होना चाहिए, जैसे अगर पेचिस है या डायरिया है किसी को तो उसको खिचड़ी दी जाती है। तो इस तरह के भोजन होना चाहिए आसानी से जो पच जाए। ORS दिया जाता है कि पोषक तत्व भी उसको मिल जाए, जल की कमी ना होने पाए। तो ऐसा भोजन अलग अलग बीमारियों में दिया जाता है, इस पर सवाल पूछा जाता है, तो इसके डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, मोच और अस्थिभंग। तो अस्थिभंग का मतलब होता है टूटना, अस्थि का मतलब हड्डी, अस्थि का मतलब हड्डी। तो हमारी शरीर की अगर हड्डी टूट जाए तो उसको कहेंगे अस्थिभंग। चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, खटाक से आवाज़ आती है, कभी कभी नहीं भी आती है, तो इसको कहते हैं हड्डी टूटना या फ्रैक्चर कहा जाता है। लेकिन मोच का मतलब आपको मालूम होगा कि अगर कहीं हम ऊपर नीचे पैर रख गए और पता चला खिंच गया, एकदम से दर्द होने लगा, तो चलने में दिक्कत होने लगती है। क्यों? क्योंकि हड्डियों के बीच में कुछ बंधन होते हैं, कुछ ऐसी जो है उसमें सूत्र लगे होते हैं जो टूट जाते हैं, टेंडन्स उसके टूट जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि मोच आ जाती है, दर्द होता है, उसको जब तक वो फिर से बन नहीं जाते तब तक दर्द होता रहता है। तो मोच इसको कहते हैं कि इसमें हड्डियों के बीच के बंधन टूट जाते हैं, टेंडन्स टूट जाते हैं, तो इसको कहा जाता है मोच आना। और हड्डी अगर टूट जाए तो हड्डी की टूट या अस्थिभंग कहा जाता है। अगला है मृदु जल और कठोर जल में अंतर। तो मृदु का मतलब होता है मीठा, जो आमतौर पे हम लोग जल पीते हैं मीठा मीठा लगता है, मृदु जल कहलाता है। और ऐसा जल आमतौर पे पीने योग्य होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड इसमें अशुद्धियों के रूप में अधिक मात्रा में नहीं मिले होते। और ऐसा जल जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड ये सब आवश्यकता से बहुत अधिक मात्रा में अगर हो जाए तो ऐसा जल कहलाता है कठोर जल। और ऐसा जल पीने के योग्य नहीं रहता, पीने पे भी नुकसान करेगा। अगर इसको हम धुलने के इस्तेमाल करेंगे धुलने के लिए तो इसमें झाग नहीं आता, ये अंतर होता है। सामान्य तौर पे जो जल होता है उसमें झाग आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कपड़ा धोने वाला जो पानी उपयुक्त है मृदु जल है, लेकिन कठोर जल में कपड़ा धोने में दिक्कत होगी, तो कठोर जल पीने योग्य भी नहीं होता है। तो ये अंतर है इसमें। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन, इसमें अंतर पूछ लिया जाता है। तो प्राकृतिक श्वसन का मतलब जो आमतौर पे हम लोग सांस लेते हैं तो उसको प्राकृतिक श्वसन कहते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो इसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या कहते हैं? सांस लेने और छोड़ने को श्वासोच्छ्वास, या इसको कहते हैं ब्रीदिंग इंग्लिश में। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज़ है, सांस लेने और छोड़ने को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और उसके बाद में ऑक्सीजन O2 पहुँचती है फेफड़े में। कहाँ पहुँचती है? फेफड़े में। फेफड़े से कोशिका में पहुँचती है ऑक्सीजन। कहाँ पहुँचती है? कोशिकाओं में। अब कोशिकाओं में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के जारण से, ग्लूकोज के जलने से ऊर्जा बनती है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं श्वसन, रेस्पिरेशन। मुख्य तौर पर ऐसी क्रिया है कोशिका में जो होती है जिसमें भोज्य पदार्थ जैसे ग्लूकोज के जारण से ऊर्जा बनती है, तो ये श्वसन क्रिया कहलाती है। लेकिन यहाँ पर जो प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन का मतलब है सांस लेने और छोड़ने से ही संबंधित ये क्रिया है। यहाँ पर जो इसका मतलब है सामान्य भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर प्राकृतिक श्वसन का मतलब है कि सांस लेना और छोड़ना, यहाँ पर श्वासोच्छ्वास से इसका मतलब केवल लेना चाहिए। तो सांस लेना और छोड़ना ये क्रिया होती रहती है। सांस लेते हैं और फेफड़े में सांस पहुँचती है। कितने फेफड़े होते हैं? 2 होते हैं। और यहाँ पर एक नली द्वारा जुड़े होते हैं जिसे श्वास नली कहते हैं। उसका में घाट स्वर यंत्र होता है, नाक होती है, तो पूरा कहलाता है श्वसन तंत्र। इसका चित्र फेफड़े का या श्वसन तंत्र का पूछा जा सकता है, इसका चित्र का आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा बनाने का। तो यहाँ पर प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन में क्या अंतर? जो सामान्य तौर पे हम सांस लेते हैं और प्राकृतिक श्वसन हो गया। कृत्रिम श्वसन क्या है? जो किसी दुर्घटना के बाद में, जैसे कोई विष खा लेता है या
करंट लग गया, किसी को सांस एकदम से बंद हो गई, या चोट लग गई सांस बंद हो गई, या पता चल रहा है कि कोई डूब गया सांस बंद हो गई है, तो या कोई फंदा फंस गया, या कोई चीज़ खाने पीने वाली फंस गई श्वास नली में तो सांस एकदम से बंद हो गई। तो ऐसे में क्या है कि अगर सांस एकदम से हम चालू नहीं कर देंगे फिर से तो आदमी तो मर जाएगा। तो ऐसे में कुछ खास विधियां हैं जिनके द्वारा फिर से सांस दिलाई जाती है। तो इसमें जो प्रमुख विधियां हैं, डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कृत्रिम श्वसन क्या है, कृत्रिम श्वसन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो दुर्घटना होने पर अगर व्यक्ति की सांस रुक जाती है तो उसको फिर से सांस दिलाने की जो विधि होती है, कृत्रिम तौर पे हम सांस दिलाते हैं, वो कृत्रिम श्वसन की विधियां कहलाती है। जिसमें प्रमुख विधियां हैं शेफर विधि। और शेफर विधि क्या होती है कि इसमें पेट के बल आदमी को लिटा दिया जाता है। डूब जाता है अगर कोई आदमी तो उसको पेट के बल लिटा देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं कि उसके पेट के बल लिटाने के बाद में ऊपर पीठ से दोनों तरफ हाथ रीढ़ की हड्डी की तरफ करके ऐसे दबाते हैं। तो इस तरह से दबाने पर जो फेफड़े में मुंह में जो पानी चला गया वो पानी निकल जाता है और आदमी सांस लेने लगता है। तो ये डूबने में खास तौर से विधि शेफर विधि अपनाई जाती है। अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डूबने में कौन सी विधि उपयोग की जाती है, तो कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि उपयोग की जाती है। अगर कोई व्यक्ति डूब जाता है, उसकी सांस रुक जाती है, तो वो विधि होती है शेफर विधि। कि अगर कोई डूब गया, पानी चला गया, उसकी सांस रुक गई, तो शेफर विधि द्वारा उसको पेट के बल लिटा देंगे, ऊपर से धक्का मारेंगे, पानी निकल जाएगा, सांस आने लगेगी, तो शेफर विधि कहलाती है। रोगी को पेट के बल लिटा के दबाव डाल के सांस दिलाई जाती है। 14-15 बार जल्दी जल्दी दबाया जाता है। अब देखिए सिल्वेस्टर विधि क्या है कि इसमें क्या करते हैं कि इसको पेट के बल नहीं बल्कि करवट या जो है सीधे लिटाते हैं और उसमें ऊपर से रोगी की कोहनी मोड़कर उसी के हाथ से सीने को दबाया जाता है, दाबा जाता है। तो ये कहलाती है सिल्वेस्टर विधि। ठीक है, तो इसमें डूबने में भी इसका उपयोग किया जाता है। डूबा व्यक्ति अगर है कोई तो उसमें भी इस विधि का उपयोग किया जाता है, लेकिन कम किया जाता है। लेकिन मुख्य विधि डूबने में शेफर विधि है। तो सिल्वेस्टर विधि में कैसे लिटाते हैं, सीधे चित्त लिटाते हैं, ऐसे सीधे लिटा देते हैं। शेफर में पेट के बल लिटाते हैं, तब कृत्रिम श्वसन दिलाया जाता है। अगला है लाबोर्ड विधि। अब लाबोर्ड विधि जो होती है इसमें अंतर क्या है कि अगर दुर्घटना हो गई और पसलियाँ व्यक्ति की टूट गई तो सीना दबाएंगे तब तो आदमी मर जाएगा, अगर नहीं मर रहा है तब भी मर जाएगा। अब इसमें कैसे सांस दिलाया जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही संकटकालीन स्थिति है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि व्यक्ति की जबान पकड़ के जल्दी से 1-2 सेकंड के लिए बाहर करते हैं, साफ करते हैं, उसके बाद में खींचते हैं, उसका फिर छोड़ते हैं, फिर खींचते हैं, फिर छोड़ते हैं। तो इस तरह से ये विधि कहलाती है लाबोर्ड विधि। इससे भी सांस लेने में आसानी होती है, तो इसको कहते हैं लाबोर्ड विधि। तो इसमें भी चित्त लेटाया जाता है। तो शेफर विधि में पेट के बल लिटाते हैं, सिल्वेस्टर में पेट के बल या चित्त करवट में लिटा सकते हैं या चित्त लिटा सकते हैं। लाबोर्ड विधि में क्या है कि इसमें भी चित्त लिटा के और जबान बाहर 1-2 सेकंड में खींच के इस तरह से छोड़ के तब लाबोर्ड विधि द्वारा कृत्रिम श्वसन कराया जाता है। तो 3 तरह की विधियां हैं, पढ़ लेना, बहुत इजी तरीके से अपने लैंग्वेज में लिख देना, क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं। नेक्स्ट देखते हैं बर्फ की टोपी का प्रयोग कब और कैसे करते हैं। बर्फ आप लोग जानते ही हैं, पानी जब ठंडा हो जाता है तो बर्फ बन जाता है। तो बर्फ की टोपी, अब टोपी तो आप लोग सब जानते हैं टोपी लगाई जाती है, लेकिन यहाँ पे बर्फ की टोपी अगर पूछ लिया जाएगा, सोचो क्या लिख दे, तो बर्फ की थैली भी इसको कहा जाता है। बर्फ की थैली का प्रयोग पूछा जा सकता है, बर्फ की टोपी का प्रयोग। तो बर्फ की एक थैली, याद रखिएगा क्या होती है, रबड़ की एक थैली होती है, तो उसमें बर्फ को रख दिया जाता है और किसी व्यक्ति को जब बहुत तेज बुखार आता है तो उससे उसका बुखार कम करने के लिए जल्दी से उसको हल्का हल्का उसको पोंछा जाता है, उसको ठंडक दी जाती है जिससे बुखार सिर पे बहुत ज़्यादा न चढ़ जाए और व्यक्ति का दिमाग पे असर न पड़ जाए। तो इस तरह से इसका उपयोग कब किया जाता है, जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुखार आया होता है, बहुत तेज बुखार आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में तापमान कम करने के लिए जो रबड़ की थैली होती है उसमें बर्फ़ डालकर इस तरह से जो ठंडी सिकाई की जाती है उसको कहते हैं बर्फ़ की टोपी का प्रयोग। और क्यों करते हैं बर्फ़ की टोपी का प्रयोग, बुखार जिससे व्यक्ति का बहुत ज़्यादा सिर पे ना चढ़ पाए, बुखार बहुत ज़्यादा ना हो जाए।
तो इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है, बहुत ईजी है, समझ लीजिएगा। अगला है श्वसन क्रिया की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। तो इसके बारे में हम बता चुके हैं कि सांस अगर हम नहीं लेंगे, जल ही जीवन है कहा गया है, जल अगर नहीं मिलेगा तब भी आदमी मर जाएगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, प्राणवायु है, तो तब भी व्यक्ति मर जाएगा। तो वृक्ष लगाना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन श्वसन क्रिया में ही मिलती है, सांस लेते हैं, श्वासोच्छ्वास कहलाता है, ऑक्सीजन फेफड़े में पहुंचती है, कोशिकाओं में पहुंचती है, फिर ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती है। तो सबसे बड़ा उपयोग क्या है जीवन में कि हमको अगर ताकत लेनी है तो सांस तो लेनी ही पड़ेगी, सांस नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। तो श्वसन का सबसे बड़ा उपयोग यही आपको लिखना है। और फेफड़े का चित्र, श्वसन तंत्र का चित्र आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से 10 क्वेश्चंस है, इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे पूछा जा सकता है शुद्ध और अशुद्ध जल में क्या अंतर है। तो शुद्ध जल जो आमतौर पे हम लोग पीते हैं, जिसमें कोई गंदगी नहीं होती, जीवाणु कवक बैक्टीरिया कुछ नहीं होते हैं, स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन जल होता है, बढ़िया मीठा पानी होता है, तो कहते हैं शुद्ध जल। लेकिन अगर उसमें कोई अशुद्धियाँ हैं, गंदला पानी है, तो हम कहेंगे कि वो अशुद्ध जल है। तो अंतर इसमें भी पूछा जा सकता है, मृदु और कठोर जल में तो अंतर पूछा ही जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन पे आपको डिटेल में लिखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। शार्ट में भी इससे संबंधित क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है बजट वाला क्वेश्चन है कि बजट की मदें बताइए। तो मद का मतलब जो चीज़ें हम खर्चा करते हैं वो मद कहलाती हैं। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, भोजन, वस्त्र और आवास, 3 मुख्य मूलभूत आवश्यकताएं हमारी होती है। सवाल पूछा जाता है मूल आवश्यकताएं क्या है, तो भोजन, वस्त्र और मकान। तो बजट की 3 मदें तो होती ही है। इसके अलावा स्वास्थ्य से संबंधित हो गई और शिक्षा पे खर्चे हो गए। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो बजट की मदें कहलाती हैं, उनको डिटेल में आप लिख सकते हैं। बजट बनाने का अगर परिवार कहा जाए तो आप पूरा अपना नाम, परिवार का नाम, पता इस तरह से लिख के पूरा जो है क्या क्या खर्चे हैं, क्या बचत करेंगे, वो पूरा प्रारूप लिखा जाता है। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बता चुके हैं। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है सारा रिवाइज कर लीजिए। 2 दिन का समय है, सारे क्वेश्चंस आपके जिससे सही हो, और सारे क्वेश्चंस करने हैं, करेंगे तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में माइनस मार्किंग है नहीं। तो मौका देख के मारो चौका। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए,